इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर VLM बाला भी हमारे साथ हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। विश यू अ वेरी हैप्पी होली। पहले तो मैम ये बताइए कि ये 24,350 24,330 के आसपास की क्लोजिंग, इसके ऊपर की क्लोजिंग कितनी अहमियत रखती है? संदीप जी, आपको भी और हमारे को पैनलिस्ट और सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि रंग आपकी पसंद के हों और उन रंगों में हरा रंग ज्यादा हो और वो सारी खुशियां आपको मिले। मतलब होली के रंगों में रंगे तो जाएं, लेकिन वो हरे रंग की ज्यादा क्वांटिटी मिल सके आपको। मतलब मैं बस इतना ही बहुत उसमें ना जरूरत है इसकी। उसमें ना एक कैच है। अगर हरा रंग चाहिए ना आपको, तो याद है जब हम बचपन में ड्राइंग करते थे तो दो कलर्स को मिलाते थे, तो दो कलर्स मिला के कोई हरा रंग बन गया, कोई काला रंग बन गया, ऐसा कुछ हो गया। तो अभी पोर्टफोलियो में हरा रंग लाने के लिए या फिर मुनाफा कमाने के लिए ना मशक्कत करनी पड़ेगी, चेरी पिकिंग करनी पड़ेगी, अच्छे स्टॉक्स को चुनना पड़ेगा। तो दो रंग या तीन चीजें मिला के जब हम करेंगे ना, एफर्ट्स करेंगे, तो जाकर पैसा बनेगा। तो मैं महेश सर से भी वही पूछ रहा था। महेश सर कह रहे हैं कि 100 रुपए में से आप 40 रुपए अभी लगा दीजिए। आप भी चेरी पिकिंग के लिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए काफी मशक्कत करती हैं और अपने स्टॉक्स उसी हिसाब से चुनती भी हैं। आपके हिसाब से एक तो मुझे लेवल बताइएगा, और आपके हिसाब से 100 रुपए में से अभी कितना पैसा लगा देना चाहिए? आज 50 रुपए तो लगा सकते हैं, और उसका रीजन ये है संदीप जी, जब बजट आया था, मैं वापस जाना बहुत जरूरी है। जब बजट आया था उस समय वॉर नहीं थी, उस समय मेरे दिमाग में वॉर वाली सिचुएशन नहीं थी और किसी को नहीं पता था कि वॉर होने वाली है। मुझे तो नहीं पता था। मैंने जो आपको 24,300 और 200 का भाव आएगा ये कहा था बहुत कॉन्फिडेंस है, एंड आई वाज कैप्टन सेइंग दैट दैट्स अ पुरानी बात है, बट मैं बोल रही थी। उसके पीछे मेरे पास डेटा था। मेरा डेटा क्या था कि हमारे जीडीपी ग्रोथ, हमारा टारगेट 2047 के टारगेट के लिए हमारे जीडीपी ग्रोथ में जो डिफरेंस है वो, हमारी करेंसी का घटना, एफआईआईज के आउटफ्लो, और जिस तरह से कमोडिटी मार्केट की प्राइस फ्लक्चुएशन दिख रही थी, वो अनसर्टिनिटी दिखना, और हमारे एक्सपोर्ट का डेंट, ये जो मेजर चीजें थी वो थी जिसकी बेस पर आई वाज कॉन्फिडेंट कि 24,300-200 का भाव आना चाहिए। अब आ गया है। उस भाव के साथ में सिचुएशन वही है जो पुराने वीक फैक्टर्स थे, उसमें और क्या बढ़ा? वॉर। ये जो वर्ल्ड वॉर कंडीशन है ये और दिक्कत वाली बात हो गई है। मतलब वर्ल्ड वॉर मैं नाम इसलिए दे रही हूँ, चाइना एंड रशिया भी आए नहीं है, बट अगर ये और 1-2 हफ्ता खिंच जाता है, दे हैड टू, बिकॉज उनकी जो फ्यूलिंग है, जो सप्लाई है, मतलब समझ लीजिए कि एनर्जी का बहुत बड़ा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेड होने वाली कमोडिटी है क्रूड। और अगर आप उस स्ट्रेट को, हरमुज स्ट्रेट को अगर आप रोकते हो या सप्लाई को, 50% गुजरात गैस ने अपना सप्लाई रोक दिया है इंडस्ट्री लेवल पर, है ना। तो ये बड़ी चीजें हैं, ये बड़ी डेवलपमेंट्स है। तो मैं टाइम सिर्फ इसलिए दे रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि बिना वॉर के 24,300-200 आना था, अब तो वॉर हो गई है। तो कोई पापा भी रुकवा भी नहीं पा रहे हैं। मतलब लेट्स सी। नहीं, मेरा डर ये है कि अगर आप बार बार यही हाँ कहना चाह रही हैं कि बिना वॉर के मैं 24,200 मान रही थी, अब तो वॉर भी हो गई, हाँ, तो कहाँ रुकवाएंगी जाकर? तो ऐसा नहीं रुक जाएगा। देखिए, तो आज 50% पैसा आप लगा लीजिए। अच्छा। देखिए, जब कुछ ज़्यादा तकलीफ वाली बातें होती है ना, तो मतलब कोशिश करना चाहिए कि थोड़े हल्के में बोल दो ताकि लोगों को उतना दर्द ना हो। बट इट्स ट्रू संदीप जी कि यहाँ से पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 24,600, 700, 850 देख पाएंगे। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि अगर वॉर चलती रही तो क्या, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर निफ्टी आपको 24,200 के नीचे जाकर के सस्टेन होता है, और मंथली कैंडल, मंथली टाइम फ्रेम यानी मार्च की कैंडल, थोड़ा सा बड़ा नजरिया लीजिए क्योंकि ये जो सिचुएशन है बड़े इंपैक्ट है इसके। अगर आपके मंथली मार्च की कैंडल 24,200 के नीचे एनीवेज क्लोज हो गई, तो फिर आप मान के चलिए, मतलब मान के ही चलिए कि फिर आपको थोड़ा सा और डिक्लाइन इसमें पॉसिबिलिटीज होंगी। और वो डिक्लाइन निफ्टी को कहीं ना कहीं 23,500 के आसपास में बोल रही हूँ, 100-150 प्लस पॉइंट प्लस माइनस आप लोग कर लें, बट 23,500 के आसपास भी आपका निफ्टी आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी सिर्फ तब है कंडीशनल। अगर आपका, अब इसमें कंडीशन क्यों, कंडीशन के साथ ही इसको स्टडी करिएगा, अदरवाइज आप फिर मिसगाइडेड हो जाएंगे। कंडीशन ये है कि अगर मार्च खत्म होते हुए हमारी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में 89 नहीं आती है, तो 23,500 आना मतलब बहुत लाइकली है। दूसरी चीज, बस यही एक सीधा बेंचमार्क भी अगर आप पकड़ के चल लेंगे तो ठीक है। अगर आपका वॉर भी रुक जाएगा, लेकिन अगर आपकी करेंसी 89 के नीचे नहीं आ रही है, और मुझे तो लग रहा है, मतलब पता नहीं मैं क्यों ऐसे, मतलब अभी तो मुझे लग रहा है कि वो नंबर्स में देना बंद कर देना चाहती हूँ। फरवरी 92 के बार बोला था, हो गया। अभी मार्च आते आते 94 की बात की थी,
डर लग रहा है लेकिन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। डर लग रहा है मतलब 94 आएगा तो मार्केट के हाल क्या होंगे इंडियन करेंसी यूएसडी के अगेंस्ट में, तब वो सोच करके डर लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपका 94 इंडियन INR यूएसडी के अगेंस्ट में जाता है, 23,500 पक्का है। और अगर आपका मार्च क्लोजिंग 89 के पास आ गई, 89 के पास तभी आएगी जब सब कुछ सुधर जाएगा, वो कंडीशन अगर हो गई तो फिर आपका निफ्टी यहाँ पर और ज्यादा लो नहीं बनाएगा। फिर इसके बाद में आपकी पॉसिबिलिटीज है कि आप वापस से 24,500 मतलब ऊपर के भाव के लिए 25,000 की कोशिश कर सकते हो। सो दो टू थिंग्स दैट यू गॉट टू ऑब्जर्व हियर, एक्चुअली वन, ओनली वन, कि क्या मार्च में 94 जा रहा है इंडियन करेंसी या फिर 89 के नीचे वापस से थोड़ा कूल ऑफ होके आ रहा है। सो दैट इज द ओनली बेंचमार्क। अगर आप ऑब्जर्व कर लोगे आपको पूरे इंसाइट मिल जाएंगे। और करेंसी की जी, करेंसी में सब कुछ समा जाता है, आपके FIIs, आपकी मार्केट कंडीशन, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज देयर। बिल्कुल। आज ही हमने अपना नया रिकॉर्ड लो टच किया भी है, 91.17 मैंने लास्ट जब देखा था। तो इस करेंसी का जो फैक्टर है उसको आप जरूर ध्यान में रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि वॉर को छोड़ दीजिए, आप क्रूड को देखिए, आप कह रही हैं कि रुपए को देखिए, रुपए में सब आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको आपको जरूर ध्यान में रख के चलना चाहिए। मैं सर हाँ प्लीज जी, क्रूड अगर महंगा होगा तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा होगा तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट तो GDP की ग्रोथ, बहुत सारी चीजें। तो करेंसी परफॉर्मेंस मैटर्स अ लॉट। तो उस चीज को पकड़िए जो सब चीजों को इंडिकेट कर दे। ठीक है, ओके। महेश सर, आप कह रहे हैं कि 100 में से 40 रुपए अभी लगा देने चाहिए, इंडेक्स लेवल पे कुछ करना चाहिए क्या? एज वी स्पीक लोअर लेवल से कुछ रिकवरी के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। कुछ पॉजिटिव्स अगर मैं बताऊं ना सर, हालांकि बहुत कम है। अभी थोड़ी देर पहले UAE की ओर से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से ईरान टारगेट कर रहे हैं US के अलाइज को, UAE की ओर से जो बयान आया है सर, कुछ देश ऐसे हैं जो कि अपने आप को इससे अलग रखना चाहते हैं। तो दे वांट दिस थिंग टू बी स्पेसिफिक टू इजराइल, US या फिर ईरान तक ही ये रहे। तो ये हमने भी अब सर अभी तक इसमें कोई कमेंट नहीं किया है। ईरान ने इनफैक्ट इस चीज का बुरा भी माना है। उन्होंने कहा है कि शायद हमें बिट्रे किया गया है, हमें धोखा दिया गया है इंडिया की ओर से, क्योंकि हमने इस चीज को इसकी निंदा नहीं करी सर जो अटैक हुआ है। आपका टेक सर इस पर? डेफिनेटली ये सारी चीजें कुछ ना कुछ जगह पे ये जियोपॉलिटिकल न्यूज है वो आती रहेगी, और मेरे हिसाब से इफ एंड बट्स के जो है वो थिंग्स चलती रहेगी जब तक ये पूरी तरह से तरीके से रिजॉल्व नहीं होगा। तब तक ये इफ एंड बट्स, बयानबाजी, ये सारी हर टाइप से आती रहेगी। तो मेरे हिसाब से हम एक साइडवेज है, हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ना है, और जो इम्पैक्ट है हम ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर चुके हैं, ये बात समझ लो। अब चीजें जो रियल बेस पे जब चीजें होगी उसके बाद में जब चलेगा, हम एडवांस में इसको डिस्काउंट करके चल रहे हैं। अब यहाँ से चीजें अगर थोड़ी सी सुधरती है तो वापस से उसी टाइप से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे आप इन्वेस्ट यहाँ पे एक एज ए इन्वेस्टर काम करे ज्यादा बेटर है। यही सोच समझ के चले कि हमारे को यहाँ से 3, 6, 12 महीने का व्यू लेके कोई भी काम करना है। अब जहाँ पे मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर कंपनीज है वो आपको डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जिसलिए शेयर जो है काफी नीचे अवेलेबल है, तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वो रिस्क आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये इनका एक्सपोजर वहां पे है, और ये एक्सपोजर को ध्यान में रखते हुए हम अपना ट्रेड ले रहे हैं। तो ऐसी जगह पे आपको पूरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जहाँ पे बिना रीजन के अगर स्टॉक्स डाउन है तो वो अपॉर्चुनिटी आपको आराम से मिल सकती है। काफी चीजें हैं जिनको कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मार्केट है और वो ऑलरेडी डाउन साइड है, तो वहां पे आपको आराम से वो एक गैप मिल ही रहा है। और ऐसे ही टाइम मिलता है जहाँ पे आपको गैप मिलता है। लेकिन ये है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। जो लेवल पे काम करे, आज लोअर लेवल पे सपोर्ट मिला है, कल शायद कोई और बमबारी वगैरह हो जाए तो वो सपोर्ट भी ब्रेक कर दे। आप ये बात समझिए कि इंडेक्स हाई 26,300 बनाया था, और इंडेक्स से करेक्शन जो होता है 10, 12, 15%, ये रेंडमली करेक्शन के जोन रहते हैं। तो हम ये जोन को मान के चल रहे हैं। अब ये जो जोन है अगर 15% गहराता है तो नीचे और चीजें जा सकती है। अगर ये 15% नहीं 12% पे रुकता है तो कुछ चीजें, अब यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। ये टेक्निकली चीजें हैं कि यहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर थिंग्स और खराब होती है तो फिर ये हो सकता है कि 23,500, 23,700, सॉरी 23,700, 23,200 वो लेवल टच करे, लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशन में होगा। मुझे नहीं लगता कि वो लेवल आना चाहिए। मेरा तो ध्यान यहाँ से पॉजिटिव बन रहा है।
बट ये चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, वॉर का न्यूज है, इसमें चीजें अगर कुछ और खराब होती है, जहां तक कि ऑयल की बात है, रसिया ऑलरेडी इंडिया के फेवर में आ ही चुका है, तो उससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया के पास में बफर भी स्टॉक्स रहता है, तो चीजें वो भी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। बट ये है, अनसर्टेनिटी है, आपको अनसर्टेनिटी ध्यान में रख के ट्रेड करना है। इसके लिए ट्रेडर के लिए थोड़ा सा साइडवेज है या छोटा ट्रेड, उसमें ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, छोटा ट्रेड करें, वॉल्यूम कम रखें, जितना ट्रेड क्वांटिटी आप कम लेके चलें उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिनका इस वॉर से या फिर इस लड़ाई से, जंग से कोई लेना देना नहीं है। सेंटीमेंट वाइज बाजार गिर रहा है, सेक्टर्स में गिरावट आ रही, तो इन शेयरों में भी गिरावट आ रही, तो इन स्टॉक्स पर, इन सेक्टर्स पर मैं फोकस करूंगा। मैं सर से भी पूछूंगा, वीएलए मैम से भी पूछूंगा, लेकिन आपके सवालों के जवाब देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने सवाल हम तक भेजिए, जैसा आप कर भी रहे हैं। आप यूट्यूब के जरिए आपके पास माध्यम है, फेसबुक के जरिए भी आप भेज सकते हैं अपने सवाल। मैं अपने प्राइम मेंबर्स के सवाल पहले ले रहा हूँ। जतिन दवे जी का सवाल आया है। महेश सर ये कह रहे हैं कि वेरी गुड आफ्टरनून, कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट मी फ्रेश बाइंग प्राइस इन सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई बैंक एंड एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ। तो सर इफ एट ऑल अगर आपका भी पॉजिटिव व्यू है सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई बैंक या फिर एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ में, पहले तो हाँ ना बताइएगा, अगर हाँ तो फिर एंट्री लेवल बताइए। पूछ रहे हैं कि कहाँ पे सही मौका है एंटर करने का। देखिए, स्मॉल काउंटर में चाहिए आपको तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईएफसीआई, ये दो काउंटर है, छोटे काउंटर, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे सकती है अगर मीडियम से लॉन्गर टर्म देखना है तो। और एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी डिप मिलता है तो इसको अपॉर्चुनिटी के जैसे यूज किया जा सकता है। लेकिन सेंट्रल बैंक और आईडीबीआई बैंक, इसके कंपेरेटिव में ये दो काउंटर जो मैं बोल रहा हूँ, जो स्मॉल फाइनेंस और आईएफसीआई, आईडीबीआई मीनवेल, यही आईडीबीआई को भी लोग परचेज इसी के लिए करना चाह रहे हैं कि या तो इसमें स्टेक डाइल्यूट होगा या फिर और चीजें हैं। आईएफसीआई में थोड़ा एनएससी का आईपीओ आएगा, उसका बेनिफिशियल मिलता हुआ देगा, तो वहां पे कंफर्ट लेवल थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। तो ये दो काउंटर की जगह पे वो दो काउंटर ज्यादा फेवरेबल लग रहे हैं। और जीवन स्मॉल फाइनेंस में फंडामेंटल्स काफी इंप्रूव हुए हैं और ये लेवल भी काफी अट्रैक्टिव है। तो मेरे हिसाब से जीवन स्मॉल फाइनेंस में यहाँ से डेफिनेटली एंट्री की जा सकती है। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ में स्ट्रेगर्ड वे में आपका बाइंग की जा सकती है। वैसे सर अगर हम गोल्ड के प्राइजेस की बात करें, आपका क्या मानना है सर, जितना ऊपर आने थे गोल्ड या सिल्वर के प्राइजेस वो आ चुके हैं या और अपसाइड की गुंजाइश है? देखिए, सेफ हेवन है और यहाँ पे मीनवेल ये एक बात जरूर है कि काफी ऊपर आ चुके हैं। लेकिन अभी जैसे हिसाब से सेंट्रल बैंक जो है वो एक्यूमुलेट कर रही है, तो इसमें ज्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट ये थोड़ा बहुत डाउन साइड जब भी मिलता है तभी एक अपॉर्चुनिटी, जैसे स्ट्रेगर्ड वे में थोड़ा, हालांकि अपसाइड बहुत ज्यादा है, कोई सेंट्रल बैंक अगर स्मूथली या ढीला भी पड़ेंगे तो थोड़ा डाउन साइड भी आएगा। बट अभी फिलहाल वैसा कोई सिनेरियो है नहीं। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई बैंक को छोड़ दीजिए आप, जतिन जी आप फोकस कीजिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उसके साथ साथ आईएफसीआई। इस स्टॉक पर आईएफसीआई का वैल्यू अनलॉकिंग का प्रपोजिशन है, क्योंकि इनके पास इनडायरेक्ट होल्डिंग है एसएचसीआईएल के जरिए एनएससी क्या एनएससी में, और आईपीओ आएगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो इनको भी फायदा होगा। स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा करेक्ट हो गया है हाई लेवल से आईएफसीआई की जहाँ तक बात है, तो वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से आप आईएफसीआई को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। समीक्षा जैन जी कह रही हैं, प्लीज गिव मी टारगेट प्राइस, टारगेट एंट्री एग्जिट इन सोलर इंडस्ट्रीज एंड बंधन बैंक। इनको तीनों चीजें चाहिए, टारगेट भी, कहाँ एंटर करना है और एग्जिट भी। ओके, सोलर इंडस्ट्रीज के लिए तो आज ही मतलब दोबारा अटेम्प्ट है, ये ऑलरेडी हो गया जो पहले था पास में अक्टूबर में, इट्स ऑलरेडी डन। बट सोलर इंडस्ट्रीज में 14,300 की रेंज पर और अभी 14,485 चल रहा है। मेंबर्स को आज ही रिकमेंड किया है, जिसमें कि मेरे टारगेट है 15,550 से लेकर के 2,000 तक। तो आई एम बुलिश और आज ही इसमें एक दोबारा ट्रेड दिया गया है और ये शॉर्ट टर्म बेट है। इसमें मैं 1 महीने से लेकर के अप टू 4 मंथ्स का व्यू लेकर के चल रही हूँ। सॉरी, अप टू 1 क्वार्टर से लेकर के अप टू 4 क्वार्टर्स का व्यू लेकर के चल रही हूँ, यानी लेस देन 1 ईयर। अब टारगेट के ऊपर डिपेंड है कि पहला टारगेट चेज करना है तो 1 मंथ का। तो आपके लिए एंट्री, मैंने इसलिए एंट्री का लेवल वो इसलिए बताया, 14,300 पर हम एंट्री कर चुके हैं आज ही दोबारा। आप करना चाहें तो आपके लिए टारगेट 15,500 से लेकर के 2,000 के रहेंगे। स्टॉप लॉस जो हम मेंटेन कर रहे हैं आपको भी वही देखना है, तो आप 13,000 का स्टॉप लॉस यहाँ पर थोड़ा बड़ा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फर्स्ट टारगेट की कंपैरिजन में, बट अच्छा काउंटर है, चल जाएगा। इस लिहाज से अगर आप चाहें तो इसमें एंट्री बना सकती हैं। व्यू मैंने बता दिया है कि क्या व्यू है और कितने दिन का है। और दूसरा स्टॉक क्या दिया था इन्होंने? बंधन बैंक। बंधन बैंक।
ओके 176। और इस पर आपका व्यू आप कितने में, आप ट्रेड के लिए ही पूछ रहे होंगे फिर मोस्ट लाइकली, राइट? अभी एंट्री नहीं करना है इसमें। एंट्री करने के लिए आपको अभी 176 पर है, 20 से 18 पॉइंट का डिस्काउंट प्राइस गिरेगा यहाँ से। वहां पर एंट्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और जो लोग आपके लिए, जो लोग पहले से 150 के ऊपर के भाव पर हैं, अलार्मिंग कंडीशन है आपके लिए, आप चाहे तो निकल सकते हैं। अभी 176 पर ही है। बहुत हुआ तो आपका 190 तक ही गया था, अभी 176 पर ही आया। और जहां तक मैं बोल पा रही हूँ, ये और 20 से 18 पॉइंट गिरेगा। सो टेक योर डिसीजन। अगर आपका ट्रेड वाला ही व्यू था तो आप चाहें तो निकल सकते हैं, और दोबारा इसमें एंट्री बनाने के लिए 150-55 की रेंज का वेट करिएगा। 150-55 का वेट कीजिए, ठीक है। ओके, मोहम्मद आरिफ जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून संदीप सर, अंबाला मैम, हैप्पी होली। आपको भी सर होली की ढेरों शुभकामनाएं। मैम, इनका सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट, जो मैं इनका सवाल समझ पा रहा हूँ, आप भी सामने स्क्रीन पर देख पा रही हैं, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से रिलायंस इंडस्ट्रीज पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है। सुबह में हम बात हो रही थी हमारी 1310 1315 के आसपास था, अभी 1340 के आसपास आ गया। जो मार्केट में लो लेवल से रिकवरी हुई उसमें काफी हद तक इसका हाथ है। तो बाजार जहां 24,400 के नीचे ट्रेड कर रहा था, अभी डिसाइसिवली 24,450 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो रिलायंस की बड़ी भूमिका है। 1340 के आसपास रिलायंस कैसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए आपको, पीएलए मैम? मुझे अच्छा लग रहा है। एंड इससे पहले, जब आज से 3-4 टाइम पहले वाले जब रिलायंस का नाम लिया था, तो रिलायंस, मतलब मुझे इसलिए मुस्कुराहट आ रही है कि लोग अगर समझेंगे तो ट्रेड वेल प्लान कर सकते हैं। अगर मतलब छोड़ दिया तो फिर प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाओगे आप लोग। आज आई वॉन्ट टू अंडरस्कोर दैट कि अगर निफ्टी को 24,300-200 आना है तो उसमें रिलायंस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहेगा, बिकॉज रिलायंस एंड एचडीएफसी आर द पुलिंग इंजन। और इसके लिए रिलायंस को 1,320-30 इस रेंज में आना पड़ेगा। आया तो अब यहाँ से ये रेंज आपकी आ चुकी है, जहां पर आप एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो डाउन द लाइन 1.5 ईयर। आपको इसमें कुछ वैल्यू अनलॉकिंग के बेनिफिट भी मिलेंगे। डोंट बी इम्पेशेंट। ऐसा मत करना कि आज अगर आप इसको 1340-20 इस रेंज में खरीदार बन के 1340-50 ले लीजिए, 1340-50 या 1320 की इस रेंज में अगर आप खरीदारी बन के आप ये सोच के बैठेंगे कि ये अभी 1200 नहीं आएगा या 1250 नहीं आएगा, आ सकता है। चांसेस, प्रोबेबिलिटी जितनी इसकी 1320-30 आने की प्रोबेबिलिटी अगर 70% थी या 80% थी, तो 1250 तक आने की प्रोबेबिलिटी अभी 30% है। सो बट स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। अगर वो प्रोबेबिलिटी में आपका आ जाता है तो वहां पर एडिशन करिएगा लगभग 30-40% का। अगर आप ये कर पाते हैं, देन मार्क माय वर्ड, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग का चीज बनेगी। इसमें प्राइस चार्ट पर भी आपको कम से कम के जो टारगेट है वो 1550 के तो हैं ही, 1800 अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें 1.5 साल के नजरिए से। अलॉन्ग विद दिस, जो वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट आपको मिल सकता है, प्राइस पर तो एब्सोल्यूट रिटर्न की चांसेस है ही, वो भी आपका एक एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट होगा। सो सीरियस इन्वेस्टर, बी एक्टिव। दिस इज द टाइम वेयर यू कैन रियली बाय रिलायंस स्टॉक। अब आप आज तो खरीद सकते हैं और 1250 के आसपास और भी 30% तक एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अभी लीजिए, थोड़ा नीचे 1250 तक लेने की आप गुंजाइश रखिएगा। महेश सर, ये साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इंडस टावर्स और प्रीकॉल, इन सब में अभी एवरेज कर सकते हैं क्या, या फिर अभी वेट कर लें, थोड़ा और नीचे जाएंगे? नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। ये सारे स्टॉक्स के अंदर टाटा स्टील में ऑलरेडी अच्छा खासा मूव आ चुका है। थोड़ा और वेट करिए, थोड़ा डाउन साइड अगर और आता है तब देखेंगे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी वैसे ही है। इंडस टावर फिर भी यहाँ पे ठीक लग रहा है, थोड़ा डाउन साइड में स्टेगर्ड वे में थोड़ा और पैसा डाल सकते हैं। प्रीकॉल भी कंपेरेटिवली ठीक है, बट टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इसके लिए मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। जहाँ तक आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? यस, निफ्टी बैंक का जो ट्रेड था 60,000 का पुट ऑप्शन 950 पर बाय था, उसका भी अच्छा टारगेट हो गया है। पिछले सेशन में जब जुड़े थे तो उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड 24 फेब को एक हैश ट्रेड मैंने दिया था, उसको आज आप लोग बुक कर लीजिए। नई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज अब आपके लिए मुश्किल है बनना। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं एक और ट्रेड आज दूंगी, बट लुक एट द प्रीमियम बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पर अभी आ चुके हैं। उसमें जो टाइम वैल्यू है वो बहुत ज्यादा एड ऑन हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए आप अपने प्रॉफिट को, आपको अच्छा प्रॉफिट है, 1400 के आसपास में आपने बाय किया था पुट, 60,500 का पुट ऑप्शन था मार्च सीरीज,
और 61,500 का कॉल ऑप्शन था मार्च सीरीज। दोनों का टोटल जो प्रीमियम हम लोगों ने पे किया था वो 1400 के अंदर था, 1390 से 1400 के बीच का था। इट मेड हाई ऑफ 2300। प्लीज बुक इट, और कोई और अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। चांसेस कम है क्योंकि प्रीमियम ज्यादा हो गए हैं अभी। अच्छा ठीक है, तो मतलब अभी उस स्ट्रेटजी से अपनी पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए, मुनाफा लेके निकल जाना चाहिए जो भी मिल रहा है। हाँ जी, आज बुक कर लीजिए क्योंकि अच्छा खासा प्रीमियम एप्रिसिएशन हो गया। एंड एक्चुअली जो टारगेट था आ गया ना, तो उस टारगेट पर यही गलती इंसान कर देता है कि और जाएगा और जाएगा, जाएगा तब जाएगा। बट टुडे व्हाट यू गॉट योर टारगेट। आपका जो आपकी प्रिडिक्शन थी, जो आपकी एनालिसिस थी, जो रिस्क आपने लिया था, उसको रिवॉर्ड मार्केट ने कर दिया। मार्च तक आपने होल्ड करने का प्लान किया था, वो 4 मार्च तक हो गया है। सो यू शुड बी हैप्पी कि आपको हैप्पी होली मिल रही है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो और एंजॉय दिस। बिल्कुल, मुझे याद है आपने एक प्लेन वनीला भी कहा था कि अब बैंक निफ्टी आप स्पॉट के लेवल्स आपने मुझे याद है दिए थे 5900 और 58,900 तक की डाउनसाइड है। स्टॉप लॉस 60,000 का दिया था और 60,000 की पुट लेने के लिए कहा था, जो कि उस समय 950 के आसपास अवेलेबल थी। 1200 और 1800 के टारगेट थे, 450 रुपए आपने स्टॉप लॉस कहा था और कहा था 60,000 का लेवल स्टॉप स्पॉट का जो चार्ट है उसके ऊपर इस लेवल को जरूर ध्यान में रखिएगा जो आपने स्टॉप लॉस बताया था। यही वाली वो रणनीति है ना मैम? ये तो परसों की है, मतलब ये जो परसों वाली अभी थी मंडे हाँ। जुड़े थे, ये पर मंडे वाला ट्रेड है। एक ठीक है 24 दिसंबर वाले को भी दिया था, तो मंडे वाला तो ऑफ कोर्स मतलब वो हो गया, 1750 के लगभग हाई बन गया 950 वाले स्ट्राइक का, उसका भी ठीक है। टारगेट हो गया है। और एक 24 फरवरी वाला जो हेज ट्रेड था, उस समय तो बैंक निफ्टी बहुत ऊपर था, मतलब गिरा ही नहीं था उस समय। इट वाज लाइक 61,000 समथिंग, 61,200 था उस समय बैंक निफ्टी, जब ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने प्लान किए थे। और व्यू बहुत क्लियर था कि कुछ बड़ा हो रहा है, होने वाला है, तो उसमें हम हेज करके कमाएंगे ताकि हमारा रिस्क बड़ा ना हो और पैसा भी बन जाए। बस वो स्ट्रेटेजी, थैंक गॉड इट वर्क वेल। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है मैम। ओके, तो कैसे गिरते बाजार में पैसा बनाना चाहिए उसकी रणनीति आपको बताई गई थी, और पैसा अगर आपका बन रहा है तो आप उसको बुक भी कीजिए। एंजॉय करना है अगर आपको, या फिर रियलाइज करना है उस प्रॉफिट को, तो आपको पोजीशन में से निकलना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। ओके और लाइक ठीक भी है। कीजिए वीडियो, तो के साथ हाँ शेयर भी कीजिए। ठीक है, ये परफेक्ट है। संजीव जी कुमार जी कह रहे हैं, महेश सर जी, संजीव कुमार जी कह रहे हैं कि हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि जो मार्केट करेक्शन होता है और जो वॉलिटिलिटी होती है वो बहुत अच्छा समय होता है एक्यूमुलेट करने का, क्वालिटी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज को चीप वैल्यूएशन पे जो मिल रही होती हैं। तो सर आपके ये पिक्स पूछ रहे हैं, मैं पिक्स आपसे पूछता हूँ, मुझे आप पहले सेक्टर्स बता दीजिए सर। सेक्टर्स कौन से ऐसे हैं जो कि इस बाजार की गिरावट में ना, या फिर सेंटीमेंट में पिसते जा रहे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है इससे? देखिए, एफएमसीजी है और फार्मा सेक्टर है, उसमें ज्यादा कुछ लगता नहीं। ये सेक्टर जो है ओवरऑल, ये सेक्टर के अंदर वापस से फ्लो आना है और वैल्यूएशन भी क्वाइट रीजनेबल है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इन सेक्टर के अंदर ध्यान रख सकते हैं, बट इनका क्वेश्चन स्मॉल मिड कैप वो टाइप पे ज्यादा लग रहा है और पूछा शायद प्रदीप जी से। फिर भी अपन इनसे एक स्मॉल कैप का एक पिक शेयर कर देते हैं। क्वालिटी वॉल्स अभी रिसेंटली एचयूएल से डिमर्जर होके एक शेयर लिस्ट हुआ है और जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे यहाँ पे वैल्यूएशन ठीक ठाक है और इसको आप मीडियम टू लॉन्गर टर्म के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 26-27 की रेंज में शायद होगा ये स्टॉक्स। इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है और इसको आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से लेके चलिए। मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स आपको अच्छा पैसा ओवर ए पीरियड बना के देगा और जिस हिसाब से एक्चुअल से डीमर्जर हुआ है तो आपको एक कंफर्ट लेवल भी है और फंडामेंटल्स भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स को आप रडार में रखिए और यहाँ पे एक आपको चीजें अच्छी बनती दिखेगी। बाकी एफएमसीजी में नेस्ले है, फार्मा सेक्टर में सन फार्मा है, ये टाइप्स के स्टॉक्स जो है, लुपिन है, ये टाइप्स के स्टॉक्स आप थोड़ा भी डिप मिलता है तो आप ऐड आराम से कर सकते हैं। ओके सर, ये क्वालिटी वॉल्स में कितना समय लेके चलना है? देखिए, मेरे हिसाब से 12 महीने का मिनिमम व्यू लेके चलिए। आगे गर्मी का सीजन है तो वहां पे भी थोड़ा मेरे को लगता है कि अपसाइड कहीं ना कहीं पे आएगा। वैल्यूएशन क्वाइट रीजनेबल लग रही है ये लेवल से, तो थोड़ा व्यू यहाँ से 6 से 12 महीने मिनिमम रखिएगा और ये लेवल से ऐड कर लीजिए। स्टॉप लॉस भी रखना है तो 21 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से टारगेट अगर देखना है तो 35, 42, 48 ये रेंज का टारगेट भी आप बना के चल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा व्यू देके और लॉन्गर टर्म का नजरिया लेके चले तो ज्यादा बेटर है। 21 रुपये 80 पैसे स्टॉप लॉस बोला आपने सर, 35, 42 और 48? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 35 रुपये, 42 रुपये और 48 रुपीज, ये आपके टारगेट हो गए। 6 से 12 महीने का नजरिए रखिए। क्वालिटी वॉल्स
जो HUL से डीमर्जर के बाद कंपनी लिस्ट हुई है, इसको आप खरीदिए, अभी 27 रुपये 35 पैसे के आसपास का लेवल है। तो यहाँ अगर आप खरीदारी करते हैं तो यहाँ आपको 6 से 12 महीने में ही 35, 42 और 48 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। बाकी आप अगर खरीदना चाहें तो नेस्ले, सन फार्मा, लुपिन, इनमें आप गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। वीएलए मैम, आप भी बता दीजिए कोई अच्छे नाम। यस, लेकिन आज मैं कुछ शेयरिंग सीखने के तौर पर मैं अपने पर्सनल अनुभव को शेयर करना चाहती हूँ। अगर हमारे पास में 40-50 सेकंड का समय आप मुझे दे सके तो इस मार्केट में लोगों को बहुत काम आएगा। लोगों ने मुझे कई बार सुना होगा, मैंने पेटीएम का एग्जांपल दिया है, मैं दोबारा नहीं जा रही, मैं 350 के आसपास उसको बेच दिया था और वो उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, बहुत ऊपर गया है वो, तो मैंने उसमें 10-12% का लॉस ले लिया था, राइट। मैं एक और एग्जाम्पल मतलब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। खादिम आज 116 रुपए पर है और खादिम को मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरी खुद की जो स्ट्रैटेजी पर मैं ट्रेड करती हूँ या जो भी थोड़ा बहुत बाइंग वगैरह करते हैं, उसको 200 के पास में 190 की रेंज पे लिया था। आई हैड केप्ट माय स्टॉप लॉस, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, नवंबर दिसंबर के ही, मतलब थोड़ी पुरानी बात है बस। 200 के पास का एंट्री थी लगभग ऐसे मान लीजिए, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने यहाँ पर 175 रुपए का रखा था। अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को, मतलब अगर मैं फोमो, जो मेरे को पेटीएम में जो मुझे अनुभव हुआ, अगर मैं उसको ध्यान में रखती कि नहीं ये स्टॉक तो बॉटम आएंगे एकदम, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, जबकि सेटअप एवरीथिंग वाज वेरी गुड, सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज गुड, बट उसके बाद भी अगर आप आज देखिए, आज पेटीएम, हम मार्च में आ गए अभी, पेटीएम नवंबर दिसंबर के बाद टूटता 200 वाला स्टॉक 116 रुपए पर आके खड़ा हो गया। सो ये मैंने सिर्फ ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने अपने इसलिए रखे हैं कि आपको स्टॉप लॉस फोमो क्रिएशन में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपकी एनालिसिस एक बार गलत हो गई या सही हो गई, रेस्पेक्ट दैट लेवल एंड जस्ट एग्जिट। क्योंकि एक बार हो सकता है कि पेटीएम जैसे स्टॉक आपको बहुत बढ़िया, मेरा अनुभव बता रही हूँ, बाकी आपके हो सकते हैं, और अगर आपके ऐसे अनुभव है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। एक बार आपको पेटीएम जैसा अनुभव होगा, लेकिन ज्यादातर स्टॉक आपको वो माइंडसेट पे अगर आपके हावी हो गए तो फिर खादिम जैसे सही एग्जिट आप नहीं ले पाएंगे। और कैपिटल 200 वाला 116 यानी आधा हो गया है, मैं निकल चुकी हूँ उसमें से स्टॉप लॉस लेके, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। ऐसी कंडीशंस में इस मार्केट में रिस्क मत लेना। अब जितने भी स्टॉक्स मैं बताऊंगी, कोई और बताएंगे, सभी चीज पर ध्यान रखें कि उन्होंने जो एंट्री, जो पोटेंशियल वहां पर देखी है, या मैंने जो पोटेंशियल वहां पर देखी है, अगर वो गलत साबित होती है तो आपको एग्जिट लेना चाहिए, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, एंड वी डोंट वांट दैट। सो बी वेरी वेरी कॉशियस विद योर मनी। आपके पैसे की सलामती आपको देखनी है, राइट। सो ये मेरे एग्जांपल्स हैं पर्सनल, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। प्लीज वैल्यू दैट इफ यू वांट। दूसरों की गलती से सीख लेना भी एक सलाह होती है, एक अच्छी बात होती है। तो मैंने, अगर मैं नहीं निकलती तो मेरा पैसा आधा हो जाता, मैं बस वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो आज की डेट में जो आपने कुछ स्टॉक्स की बात पूछी है, तो मुझे आज अगर आपको खरीदना है, मोमेंटम प्ले करना है, ऑयल इंडिया इज अ गुड पिक। बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना है तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया जो है वो एक अच्छा स्टॉक है। मैनकाइंड टारगेट हो चुका है बट स्टिल वेरी गुड, क्योंकि डिफेंसिव नेचर में आते हैं ये। तो 3 स्टॉक्स मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। ऑयल इंडिया करंट प्राइस पर ठीक ठाक ही है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया आज की करंट प्राइस पर भी ठीक ठाक ही है, एंड मैनकाइंड फार्मा आज भी ठीक ठाक ही है। अगर आपका नजरिया आज लेकर के कम से कम 3 मंथ्स to 6 मंथ का है। मैनकाइंड भी लंबे टाइम के लिए है। यस, मैनकाइंड 3 to 4 मंथ तो कम से कम लेकर के चलेंगे तो अच्छा और बन सकता है इसमें पैसा, बट अगेन टारगेट हो चुका है, बट फिर भी अच्छा है, बहुत ही वैल्यू पिकिंग है यहाँ पर। सो अभी 2207 के आसपास में चल रहा है, इसी रेंज में मुश्किल से 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे आपको मिलना चाहिए ये 1-2 दिन के अंदर अंतराल में। बाकी आपके लिए जो टारगेट है, यहाँ से आपके लिए टारगेट अभी फिर से दोबारा मतलब 1 महीने का अगर आप टारगेट पूछेंगे तो शायद 2300 ही आपको चेज करना चाहिए, 100 पॉइंट। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट अच्छे से प्लान कर रहे हो तो 2450 से लेकर के 2600 तक का टारगेट आप कर सकते हो, और समय भी 3 महीने से 6 महीने का रखना। फिर 1 मंथ की प्लानिंग है यानी मार्च तक की है, तो 2300 शुड बी द वेरी फर्स्ट टारगेट। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आपको यहाँ पर 2040 का मेंटेन करना है, चाहे आप 2300 टारगेट कर रहे हो, 2450 कर रहे हो या 2600 कर रहे हो, स्टॉप लॉस विल बी द सेम 2040। हाँ जी। तो 2300, 2450, 2600 तक के टारगेट के लिए आप मैनकाइंड फार्मा में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 2040 का होना चाहिए। ट्रेडिंग के नजरिए से ऑयल इंडिया, चूंकि क्रूड ऊपर जा रहा है तो उसको आप देख सकते हैं, और निवेश के लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट और मैनकाइंड फार्मा, इनको आप जरूर देख के चल सकते हैं। सर, जब ऑयल की बात आई है ना, तो एक IOC को लेकर सवाल आया है, ज्योति रंजन रथ जी का।
ये कह रहे हैं कि आईओसी में 4 साल का व्यू है, होल्ड करें या फिर सेल करें? मतलब इनके पास आई थिंक स्टॉक्स हैं, लेवल नहीं बताया इन्होंने, लेकिन इनके सवाल से पता चल रहा है कि इनके पास शेयर रखे हुए हैं। 4 साल के नज़रिए से लिए हैं सर, सही डिसीजन है? नहीं, 4 साल का व्यू है तो मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है, लेकिन चीजें थोड़ी सी नेगेटिव है, एक बार का सेल करके वापस से लोअर लेवल पे री एंटर करें ज्यादा बेटर रहेगा। बट 4 साल का अगर व्यू है, अच्छा डिविडेंड पेई स्टॉक्स है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना भी एक समझदारी वाली बात है। बट चीजें जब थोड़ी सी खराब होती है तो एक बार का एग्जिट करके वापस से री एंटर कर लेना, वो भी कहीं ना कहीं भी अगर आप मैनेज कर सकते हो वो वाली चीज, तो वो उसको ध्यान में रख के कर सकते हैं। बट ओवरऑल 4 साल के लिए व्यू अगर है तो अभी भी यहाँ से होल्ड किया जा सकता है। और वैसे सर अगर किसी को चूंकि क्रूड ऊपर जा रहा है, इनके लिए नेगेटिव है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए ये ऊपर से करेक्ट होता हुआ आया है तो मेरे 187 के हिसाब से आसपास। अगर यहाँ से किसी के पास में है तो एक बार का यहाँ पे सेल आउट कर देना चाहिए। जो लोअर लेवल है, और फर्स्ट डाउन साइड लेवल, है। हाँ, तो फर्स्ट लेवल लोअर लेवल 164 के करीब बनेगा, और 64 के नीचे क्लोजिंग आया तो कहीं ना कहीं पे 155 158 ये रेंज देखने को मिल सकती है। अपर साइड में वापस से 170 के ऊपर रिक्लेम करेगा तो फिर ये वापस से बुलिश जोन में जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बार का एग्जिट होके थोड़ा भी लोअर मिलता है तो वापस से री एंटर कर सकते हैं। हालांकि लो वॉलेटाइल है, इतना वॉलेटाइल नहीं रहता है काउंटर, बट मार्केट के पैटर्न के हिसाब से जिस हिसाब से ओएमसी के लिए चीजें थोड़ी सी नेगेटिव बन रही है, थोड़ा डाउन साइड इसमें भी अपन देख सकते हैं। तीनों पे सर, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। यस, डेफिनेटली थोड़ी सी नेगेटिविटी है, तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव चीजें थोड़ी और बढ़ने, अभी फिलहाल बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। एक बार एग्जिट करके वापस से री एंटर का वेट करिए, जब भी चीजें थोड़ी ठीक ठाक होने लगे वापस से एंट्री बना लीजिए। फेयर इनफ, जब पता है कि चीजें खराब है, नीचे आ सकता है, तो उस हिसाब से वेट कर लेना ज्यादा बेटर है। रियल मैम, जरा आईटीसी को लेकर आपका व्यू दीजिए। कोई हमारे दर्शक हैं इन्वेस्टिंग मीनिया के नाम से, उन्होंने 343 रुपए पर खरीद रखे हैं आईटीसी। 343, 311-10 चल रहा है शायद आज। ठीक है, होल्ड करके चल सकते हैं। डिफेंसिव नेचर का सेक्टर है इसलिए। बाकी कॉस्ट और प्राइस थोड़े इन्फ्लेट हो सकते हैं, बट उतने जल्दी इनके प्राइस, इन्फ्लेशन इनके प्राइस पर दिखते नहीं है, तो इसके लिए अभी आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। यू विल गेट योर एग्जिट, बट ओवर एक्सपोजर ना हो, बस उतना ही रखें कि आपका बहुत ज्यादा वेटेज ना हो पोर्टफोलियो पर। वो सिर्फ इसलिए कि आप आज नहीं खरीद रहे हैं, आप ऑलरेडी 12%, 13% ऊपर के भाव पर है, और ये ऐसा सेक्टर है जो कि उतने जल्दी ग्रो नहीं करता। इसके सिर्फ चढ़ने के चांसेस इसलिए क्योंकि ये 400 से 300, 280, 90 तक जाकर किया है, इसीलिए यहाँ पर पुल बैक में भी अच्छा भाव मिल जाएगा आपको। होल्ड करके चल सकते हैं। संदीप जी, आज भी जी। मैं फिर से बोल रही हूँ, अशोक जो है ना, अशोक ले 210 पे भी बोला था बेच दो, और अभी 197 है, फिर से बोल रही हूँ बेच दीजिए, इसमें और गिरावट पॉसिबल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1200, 1220 पर था, तब भी बोल रही थी बेच दो क्योंकि इसमें गिरावट पॉसिबल है, और अभी भी बोल रही हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर अभी नहीं बेचा है और आप सिर्फ मार्च तक की कोई पोजीशन को व्यू पर हो, फिलहाल बेच दो, सस्ते में मिल जाएंगे ये आपको। दिस इज द टाइम वेयर यू रियली cut off your positions and wait for another 10% discount in both of these two stocks, at least in these two stocks. ठीक है, ओके। तो अशोक लेलैंड, एसबीआई, दोनों को बेचकर दोबारा नीचे लेने के लिए आप इंतजार कीजिए। 10% के आसपास का हो सकता है कि आपको और डाउनसाइड इन दोनों स्टॉक्स में मिल जाए। तो फिलहाल के लिए आपको 210 पे भी बोला गया था, 197 पे अभी आ गया, आज भी 5%, 5.25% नीचे है अशोक लेलैंड। तो इन दोनों स्टॉक्स पे ही आप बेच कर चलें, या फिर पोजिशन है भी तो हल्की कर लें, नीचे और आपको लेवल्स मिल जाएंगे। जैसे अभी महेश सर भी कह रहे थे कि आईओसी आपको नीचे मिल जाएगा। महेश सर, एक हमने रिलायंस की बात करी, दूसरा जो नींव कह लीजिए या फिर एक स्तंभ है ना बाजार का, वो है एचडीएफसी बैंक। इसको लेकर अगला सवाल है, मनीष कुमार सिंह जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि मैंने 20 शेयर ले रखे हैं 925 रुपए के रेट पर, क्या मार्च में मेरा भाव आ जाएगा? एक तो सर इनको जवाब दे दीजिएगा इस तरह से। और जिनको सर खरीदारी करनी है, एक रिलायंस की हमने बात कर ली, अगर मार्केट को ऊपर आना है तो एचडीएफसी बैंक का भी सपोर्ट मिलना ही जरूरी है, तो एचडीएफसी बैंक भी लिया जा सकता है इन लेवल्स पर। देखिए, एचडीएफसी का करेक्शन चालू हुआ 1000 के लेवल से, और ये टूटता हुआ आज इसने लो बनाया 848 के करीब। तो आज ये जिस हिसाब से 873 के करीब चल रहा है, अगर ये 880 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो फिर ये वापस से थोड़ा सा बुलिश जोन में कन्वर्ट होगा। मार्च में इनका भाव आएगा नहीं आएगा वो बोल नहीं सकते, लेकिन आज लोअर लेवल से अच्छा खासा बाइंग है, बाइंग का सपोर्ट बन रहा है, फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है एचडीएफसी के। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर किसी को लेना है तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है। आप टेक्निकल को एक बार का छोड़ के मेरे हिसाब से थोड़े से फंडामेंटल ध्यान देंगे
तो यहाँ पे बाइंग आप आराम से कर सकते हैं। और ये टाइप के स्टॉक्स जो है बहुत कम टाइम में अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ऊपर से काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। ये एक थोड़ा सा करेक्शन शायद हो सकता है कि 15 दिन, महीना, 1.5 महीना और अपने जोन में निकाल ले, बट ये टाइप के स्टॉक्स आपको रियल वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। मीनवाइल मतलब अगर आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे खरीदें इसको? बिल्कुल बिल्कुल। आज देखें, जैसे जिस हिसाब से भारतीय एयरटेल, देखिए आप भारतीय एयरटेल का जी। चार्ट देखिए, आज हाँ जी। अच्छा खासा रिवर्सल, लोअर लेवल से बाइंग होके अच्छा खासा रिवर्सल हो रहा है। तो भारतीय एयरटेल का चार्ट जो है अब सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। और इसके अंदर भी देखिए फंडामेंटल, 2-3 दिन पहले इसका चार्ट काफी नेगेटिव था, फंडामेंटल चीजें बढ़िया थी, लेकिन मार्केट इसको कहीं ना कहीं पे अलग टाइप से रिएक्ट कर रहा था। आज वही चीज जो है वापस एक पॉजिटिव है। ये टाइप के स्टॉक्स में वो पॉजिटिव होने में ज्यादा टाइम लगते नहीं है, बट ये हम्म। थोड़ी सी चीजें, कुछ कमेंट आते हैं, कुछ न्यूज आती है पॉजिटिवनेस, तो मेरे हिसाब से वैसे रिएक्ट करते हैं। तो भारतीय भी यहाँ पे ध्यान में रखा जा सकता है, वैल्यू वाइज भी है, फंडामेंटल्स भी इंटेक्ट है। तो अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल प्ले भी करते हैं, चीजें अगर पॉजिटिव वे में देखनी है, तो भारतीय एयरटेल को भी यहाँ पे से ध्यान में रखा जा सकता है। मीनवेल एचडीएफसी बैंक तो ये लेवल से आपको अट्रैक्टिव जोन में मिल ही रहा है, आईसीआईसी बैंक भी है। तो ये सारे स्टॉक्स है जहाँ पे ध्यान बना हुआ है, और ये सारे स्टॉक्स कभी भी पॉजिटिव अपना ट्रिगर बता, थोड़ा सा भी पॉजिटिव ट्रिगर होगा तो पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एचडीएफसी बैंक स्लोली एक्यूमुलेशन करिए, और ये भारतीय एयरटेल का एक्यूमुलेशन जोन ओवर होके वापस एक बुलिश जोन में आ रहा है, तो ये स्टॉक्स को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो भारतीय भी धीरे धीरे खरीदें सर? नहीं, भारतीय अब यहाँ से खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि 2-3 दिन का एक्यूमुलेशन हो गया है। वापस एक 1870, अगर टेक्निकल सेटअप देखेंगे तो थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर थोड़ा लंबा नजरिए देखें तो 1840-50 का स्टॉप लॉस लगाइए। अपर साइड में 1940 फर्स्ट लेवल बनेंगे, 1940 के ऊपर 1975, 2000, 2050, ये रेंज थोड़ा 3 महीने तक का नजरिया रखें तो ये रेंज अपने को आराम से देखने में मिल सकती है। ओके, तो 2050 तक की अपसाइड आपको भारतीय एयरटेल में मिल जाएगी। 3 से 4 महीने अगर आप लेके चलते हैं, 1840-50 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब यहाँ पे खरीदारी के मोड में आ चुका है, बशर्ते आप 3 से 4 महीने का नजरिया यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो कई सारे स्टॉक्स डिस्कस हो चुके हैं, जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे ना, कि जिनका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है। गिरावट आई है क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा है। तो कई सारे ऐसे नाम हमारे सामने आ गए हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। कहीं पे धीरे धीरे और कहीं पे फुल फोर्स के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। कितना टाइम फ्रेम आपको लेके चलना है, क्या स्टॉप लॉसेस के लेवल है, और कहाँ तक के अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, वो सारे स्टॉक्स हमने ज्यादातर डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन खबरों के दम पर या फिर डेवलपमेंट्स के दम पर कहाँ ज्यादा एक्शन बन रहा है, बर्निंग स्टॉक्स की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। महेश सर, पहला नाम इस कड़ी में है ओला इलेक्ट्रिक का। ओला इलेक्ट्रिक में आज हमने देखा है कि सर इसमें भी रिवर्सल देखने को मिला है। अब ये कितना टिकाऊ है, ये एक बड़ा सवाल है जिसको मैं चाहता हूं कि आप एड्रेस कीजिए। इन्होंने किया क्या है सर, जो रोडस्टर एक्स नाम की इनकी जो रेंज है इलेक्ट्रिक बाइक्स की, उसके प्राइजेस कम कर दिए हैं। 2.5, 3.5 और 4.5 kWh की रेंज में जो आती हैं ये, उनके प्राइजेस कम कर दिए। 79,999 ये प्राइस कर दिया इन्होंने। अब कंपनी कह रही है कि हमारी जो ईवी मोटरसाइकिल की कीमतें हैं, जो आइस मोटरसाइकिल होते हैं, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन वाली, पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल आम भाषा में बोले तो, ईवी के प्राइजेस यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल वाली बाइक के दाम ऑलमोस्ट बराबर आ गए, एट पार आ गए हैं। इसको बाजार ने पसंद किया है। सर इस बाउंस बैक में क्या करें ओला इलेक्ट्रिक में? देखिए, वैसा कोई इतना बड़ा न्यूज फिलहाल है नहीं। इसके नंबर्स जो आते हैं काफी नेगेटिव आए हैं। तो यहाँ पे कोई भी बाइंग छोटे मोटे 1-2%, 2-5% के हिसाब से बाइंग देके फिर इन्वेस्टर को दिलासा दिलाना, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अगर ट्रेडर है, ट्रेडिंग करते हैं और उनको ये काउंटर पसंद है, तो 21 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अपर साइड कोई भी बनेगा तो 28 रुपए तक की अपसाइड एक बार की बन सकती है। 28-20 के ऊपर क्लोजिंग आया तो फिर 30-32 की रेंज। बट मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स में अच्छे आपको डिस्काउंट में फंडामेंटल स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो वहीं ध्यान लगाइए। ओला में ध्यान ज्यादा लगाना बेटर है, लेकिन अगर कर ही रहे तो एक एक्सपोजर जो है एकदम छोटा रख के काम करिए कि भाई ठीक है, अगर लग गया तो तुक्का 10-20% मिल जाएगा, तो उस हिसाब से काम कर सकते हैं। बाकी मेरी स्पेसिफिक यहाँ पे कोई राय बनती नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए केवल छोटे वॉल्यूम के साथ कम क्वांटिटी लेकर आप चाहें तो इसमें कामकाज कर सकते हैं। 21 रुपए 70 पैसे स्टॉप लॉस है। 28, 30, 32 तक भी स्टॉक जा सकता है। वीएलए मैम, जरा शुगर स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए। अब शुगर स्टॉक्स में हुआ क्या, आज हमने बहुत अच्छा उछाल बनता हुआ दिखा। बाजार की कमजोरी के बावजूद ये स्टॉक चल रहे हैं। जैसे कच्चा तेल चल रहा है ना, वैसे शुगर के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि ग्लोबली जो शुगर आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो कम होने की यहाँ पे बातचीत है, और कीमतें बढ़ने की यहाँ पे जो आसार हैं, जो उम्मीदें हैं, वो बनती जा रही हैं। तेल कीमतें ऊंची रही
तो कंपनियां करेंगी क्या, जो शुगर कंपनियां हैं वो एथेनॉल का ज्यादा उत्पादन करेंगी ताकि उनको वहां पे ज्यादा बेटर रिलेशन मिल सके। तो अगर एथेनॉल की तरफ शुगर केन ज्यादा डाइवर्ट होगा तो फिर चीनी उत्पादन के लिए ज्यादा बचेगा नहीं, तो चीनी की सप्लाईज हिट हो सकती हैं, इससे कीमतें बढ़ सकती हैं, और एथेनॉल में तो रिलेशन अच्छा है ही है। ब्राजील जो कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो जाहिर सी बात है फिर इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज पर चाहे वो रॉ शुगर हो या फिर व्हाइट शुगर, दोनों की कीमतों में हमने उसका इम्पैक्ट आता हुआ देख भी लिया, जिस वजह से शुगर स्टॉक पॉसिबली रिएक्ट कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये नहीं कि क्यों चल रहे हैं और कितना चलेंगे मैम, क्या चल चुके हैं, मुनाफा वसूली कर लें या और अपसाइड है बाकी? 2-3 महीने के बेस से और अपसाइड बाकी है। एंड प्रज इंडस्ट्रीज, रेणुका शुगर आप लोगों के पास ऑलरेडी है। ईट पैरी में स्टॉप लॉस हो गया, बट इसलिए उसको अब आप छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता मैंने मनी 9 में वो रिकमेंड किया या नहीं, बट रेणुका शुगर और प्रज इंडस्ट्रीज ये दोनों आपके पास में है, तो प्लीज होल्ड योर ट्रेड, इसमें पोटेंशियल है। ये तब दिए थे जब वॉर नहीं थी, राइट? तो कई बार कुछ चीजें होने वाली होती है, प्राइस उनके ऊपर पहले से तैयार होने लगता है, तो वही तैयारी थी यहाँ पर शायद, जो कि मार्केट को बाद में पता चल रही है अभी न्यूज के तौर पर, इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप अपनी पोजीशन को टारगेट के लिए होल्ड करिएगा। बस करना क्या है, स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो चाहे मैं शो पर हूँ या नहीं हूँ, निकल जाइएगा। मैंने आपको खादिम का एग्जाम्पल दे दिया है और दूसरा एग्जाम्पल पेटीएम का याद दिला दिया है। तो वो प्रोबेबिलिटी से हमेशा बचना कि यहीं से डबल होगा, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो दोबारा एंट्री ली जा सकती है, लेकिन पैसे अगर आधा हो गया तो नहीं ले पाओगे। और ये बहुत वॉलेटाइल है, न्यूज ड्रिवन बेस्ड स्टॉक्स है। अभी क्योंकि इसको एडवांटेज फ्यूल वाला मिल जाएगा तो इसके लिए चल पड़ेंगे, तो उस चल पड़े वाली कंडीशन में आप 2-3 महीने के भी ऊपर इनको रख सकते हैं। टारगेट जो दिए है आप उनको साथ होल्ड करिएगा अपनी पोजीशन को। अच्छा, शुगर की बात हुई है तो जितने भी लोग रिलायंस फ्रेश में शॉपिंग करते हैं, तो एक रहता है ना 2500 की शॉपिंग पर 1 kg शुगर मिलती है, कितने लोग हैं उस चीज को जानने वाले? अभी शुगर की जगह पे शायद आटा मिलेगा वापस से। मैं करती हूँ इसलिए मुझे पता है क्योंकि अभी शुगर इज मोर प्रेशियस देन आटा, क्योंकि गेहूं तो शायद सस्ता आ जाएगा मार्केट में। खैर, फूल प्यारा नहीं होता, सूद ज्यादा प्यारा होता है इसका प्रिंसिपल से ज्यादा जो इंटरेस्ट है ना वो लोगों को ज्यादा प्यारा होता है। जैसे कहते हैं ना अपने बच्चों से ज्यादा उनके बच्चे पोते पोतियां ज्यादा ज्यादा लुभाते हैं, ऐसे ही वो सामान क्या लेने जा रहे हैं वो कितने का मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, फ्री में क्या मिलेगा। तो इट वॉन्ट एनी मोर लाइक अगले कुछ हफ्तों के बाद में 9 रुपए किलो वाला नहीं मिलेगा वो। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। स्टॉक मार्केट के अलावा घर की शॉपिंग का भी आपको पता चल गया कैसे आपके पैसे बन सकते हैं या फिर कहाँ बनने बंद हो जाएंगे। ठीक है, महेश सर एक बार पारस डिफेंस देखिए और डिफेंस स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिएगा। पारस डिफेंस में आज हमने सर 10% तक का उछाल बनता हुआ देखा। इस स्टॉक में हुआ क्या है सर, इन्होंने दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है जिसके साथ एक करार किया है, ग्रीन ऑप्टिक्स नाम की एक एमओयू साइन किया है इन्होंने एडवांस्ड ऑप्टिकल सिस्टम्स के लिए। मिलकर दोनों ही कंपनियां कामकाज करेंगी डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशंस के लिए, ये दोनों कंपनियों ने साझेदारी की है। तो पारस डिफेंस में सर और कितनी अपसाइड आपको नजर आती है या फिर कोई और डिफेंस स्टॉक जो कि आपको अच्छा लग रहा है इस वॉर के सिनेरियो में? नहीं, देखिए पारस डिफेंस काफी टाइम के एक्यूमुलेशन के बाद में आज एक अपसाइड मिला है, तो 650 ये इसके करीब एक स्टॉप लॉस लगा के अगर है तो आप होल्ड कर सकते हैं। फर्दर कोई भी डिप मिलता है तो एक बार वापस से इसके अंदर भी देखा जा सकता है। अपसाइड की रेंज जो है यहाँ से बनेगी 740 से 760 और 775, ये रेंज अपसाइड में मुझे देखने को मिल रही है। तो काफी टाइम के बाद में एक अच्छा मूव है, तो हो सकता है कि ये मूव और आगे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे। तो मेरे हिसाब से पारस डिफेंस अगर किसके पास में है तो फिलहाल तो होल्ड करके स्टॉप लॉस के साथ में चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे डिफेंस स्टॉक्स में देखेंगे तो लार्ज कैप में अगर बेल है तो बेल आप ध्यान में रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं पे बीडीएल, इसको स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल ट्रेंचेज में आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्यू थोड़ा सा आपका लंबा रहना चाहिए। तो बेल और बीडीएल ये दो काउंटर है जहाँ पे ध्यान थोड़ा तेजी का है, बट स्ट्रैगर्ड वे में एडिंग करें बीडीएल को, और बेल ये लेवल से भी खरीदी की जा सकती है। तो बेल मतलब बीईएल राइट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके। तो पारस डिफेंस में पोजीशन है तो आप बने रहिए, और इसके अलावा बीईएल बीडीएल इनमें भी चाहे तो स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे खरीदारी करके चल सकते हैं। विले मैम जरा पेट्रोनेट एलएनजी को देखिए, आज इसमें ना 12% तक का हमने फॉल देखा। कतर एनर्जी जो कि कतर की कंपनी है, इन्होंने इस कंपनी को कतर एनर्जी जो कि जहां से ये गैस खरीदते हैं एलएनजी आती है इनकी, उस कंपनी को इन्होंने फोर्स मेजर नोटिस जारी किया है। पेट्रोनेट एलएनजी ने ये खुद एक्सचेंजेस को बताया है। फोर्स मेजर हम समझते हैं कभी कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए या वॉर वाली सिचुएशन आ जाए, तो जब
आपके हाथ में चीजें नहीं रहती, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आपके बस में नहीं रहती हैं चीजें, उसको फोर्स मेजोर कहते हैं। एक जार्गन है, मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो मिडिल ईस्ट में जो जंग जारी है उस वजह से सप्लाई में रुकावट हुई है, जिसका कारण इनको ये एक्शन लेना पड़ा है। और इन्होंने जो इनके ऑफटेक वाले हैं, जो कंपनियां लेती हैं इनसे गैस आगे एलएनजी लेती हैं, गेल, आईओसी, बीपीसीएल, उनको भी सप्लाई एग्रीमेंट पर जो असर हो सकता है एक्सपेक्टेड, बता दिए, जिस वजह से भी हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा ओएमसीज पे प्रेशर दिख रहा है। तो पेट्रोनेट एलएनजी में और कितनी गिरावट बाकी है इसमें, चाहें तो आप आईजीएल को भी जोड़ लीजिए। जी, आईजीएल और ये सारे स्टॉक्स डिस्काउंट पे खरीदने की कोशिश करिएगा। तो पेट्रोनेट भी उसी तर्ज पर, मेरी नजर में तो आप इसको 280 पे भी खरीद सकते हो और 260 की रेंज तक भी खरीद सकते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर इन वैल्यू बाइंग स्टॉक्स में आपका पैसा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। आईजीएल भी 170 पर मैंने रिकमेंड किया था, स्टॉप लॉस शायद 145 था। तो मेरा व्यू तो यही है कि अभी इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आप इसको होल्ड करिएगा और थोड़ा सा और नीचे आएगा ये 150, क्योंकि जब रिकमेंड किया तो उसमें वॉर नहीं थी। तो 150 के आसपास उस समय आप इसको और बाय कर सकते हैं। नाउ संदीप जी, आपको छोटे हिंट्स ढूंढने हैं, ना कि हेडलाइंस। अगर पेट्रोनेट जैसी कंपनीज ये बता रही है कि ये पॉसिबिलिटीज है, सप्लाई डिस्टर्बेंस में कंडीशंस दिख रही है, तो यही हिंट्स हैं जो कि आपको बैक स्टेज पर ढूंढने हैं। इसका मतलब आप ये समझ ले कि कल शायद आपने पूछा भी था कि कल की परसों कि ये वॉर कितने दिन तक चल सकती है। सो आई वाज लाइक कि 4-5 हफ्ते तो कम से कम मान के चलिए। और वो इन कंपनीज के एक्शंस वो बता रहे हैं कि, और वो इसलिए क्योंकि अगर वॉर चलेगी तो क्रूड, ब्रेंट, इनकी सप्लाई में प्रॉब्लम होगी, गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम होगी। सो दीज एक्शंस आर गिविंग इनसाइट, वो ज्यादा मीनिंगफुल इनसाइट्स हैं रादर कि हम हेडलाइंस को ही देखें। तो आप मान के चलिए कि मार्केट में अगले और 3-4 हफ्ते आपको ऐसे ही दिखेंगे। उसके बाद थैंक गॉड विलिंगली कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। मतलब नो वन वांट्स वॉर, वॉर इज लाइक डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रॉइंग ओनली। तो किसी का फायदा नहीं होता लड़ाइयों से, बट अभी जो भी है सामने है। तो ये है तैयारी कि अगले समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम और कंटिन्यू होगी। इन स्टॉक्स को डिस्काउंट पे खरीदो, 150 के पास तक भी आईजीएल खरीदा जा सकता है। और जो आपने पेट्रोनेट पूछा है ये भी, और यहाँ से अगर 10% भी टूटे तो मैं तो बायर रहूंगी, मैं इसमें बाइंग ही सजेस्ट करूंगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। महेश सर, आईजीएल की बात तो होगी, कुछ ऐसे स्टॉक जो कि इस गिरावट में, पता नहीं अब इनका लेना देना है इस मार्केट के फॉल से या वॉर से, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि अपने 52 वीक लोज पर पहुंच गए, 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं, जिसमें दीपक नाइट्राइट है, आरवीएनएल है, बाटा है, एप्टेस वैल्यू हाउसिंग है, बॉम्बे बर्मा है, लेमन ट्री तो चलो समझ आ रहा है कि टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट है, होटल स्टॉक्स पिट रहे हैं, इंडिगो जैसे जो एयरलाइन स्टॉक्स हैं उनकी भी पिटाई हो रही है। इनमें से कोई ऐसा नाम सर जो कि आपको लग रहा है कि उस लिस्ट में आता है कि बाजार में गिरावट हो रही है इसलिए पिट रहे, वैसे इनका वास्ता नहीं था? नहीं, मेरे हिसाब से आरवीएनएल को अगर ये लेवल से डिप मिलता है, ये लेवल से थोड़ा और डिप अगर मिलता है, 260 270 की रेंज में आता है, तो डेफिनेटली आरवीएनएल को बाइंग कर सकते हैं। ये लेवल में लेना है तो 30% तक आरवीएनएल को लिया जा सकता है। बट थोड़ा और मुझे लगता है कि 260 की रेंज मिले तो आरवीएनएल का एक अच्छा बाइंग हो सकता है। अच्छा, मतलब इस पूरी लिस्ट में से आपको आरवीएनएल पसंद है? डेफिनेटली आरवीएनएल है, लेमन ट्री में थोड़ा और डिप अगर एक्सपेक्ट करें, अगर वो डिप मिलता है तो फिर उसको भी ऐड किया जा सकता है। तो आरवीएनएल, लेमन ट्री, दो स्टॉक है जहाँ पे ध्यान बना हुआ है। विले मैम, आपका कोई चॉइस इसमें से एक या दो बस? एप्टेस बहुत टूट गया है, अभी यहाँ से थोड़ा बहुत और गिरावट बाकी है, मुश्किल से 215 228 पर आया है। खरीदारी का भी एक बार, ट्रेड के मायने से ही सही, लेकिन खरीदारी का एक बार व्यू बिल्कुल बना करके चलना चाहिए। सो अभी 228 है, 50% खरीद लो, 215 भी आएगा। अब 50% इसलिए बोल रही हूँ कि अगर पूरी मार्केट में 1.5-2% की रिकवरी आ जाएगी तो शायद 215 जल्दी ना आए, उससे पहले टारगेट आ जाए। फॉर दैट पर्पस आप इसमें 228 के पास खरीद सकते हो और थोड़ा सा 215 पर, एंड पॉसिबल टारगेट विल बी लाइक 220, 245, 245 एंड लगभग 260। तो ये दो टारगेट के लिए इसको चेज किया जा सकता है, बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और स्टॉप लॉस जो यहाँ पर रखिएगा विदाउट एनी सेकंड थॉट, इट शुड नॉट बी लेस देन 202, 202 का ही स्टॉप लॉस रखिए, विच इज मोर देन इनफ। 202, ओके। ये आपने एप्टेस वैल्यू की बात की ना? हाँ जी, हाँ जी, परफेक्ट है, ओके। चलिए, तो ये हो गई इन स्टॉक्स की बात जो कि आज बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बर्निंग स्टॉक्स की। अब हम बढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट वाले एक्शन की तरफ। वाक़ा आईपीओ वाला जो हमारा खास सेगमेंट है उसमें आज एक लिस्टिंग हुई है। महेश सर, पीएनजीएस रीवा डायमंड ज्वेलरी लिस्टिंग कमज़ोर हुई थी,
3% के आसपास का डिस्काउंट था। 386 वाला है 375 रुपए पर लिस्ट हुआ। ग्रे मार्केट तो कह रहा था कि 371 के आसपास लिस्ट होगा, लेकिन लिस्टिंग उतनी ज्यादा डिस्काउंट पर नहीं हुई। और बाद में तो अब आप देखिए इसका प्राइस सर, जबरदस्त रिकवरी इसमें सर लोअर लेवल से आ गई। कहाँ ये 360 रुपए तक लुढ़क गया था, ऊपर में 433 का हाई भी लगाया, अभी भी 405 406 के आसपास का प्राइस है। तो जिन ने भी थोड़ा सा वेट कर लिया, जो रुक गए, उनको लॉस होने से बच गए, बल्कि वो प्रॉफिट में ही है, क्योंकि 386 वाला अभी भी 406 पर खड़ा है, 20 रुपए अभी भी बन रहे हैं। आपकी राय सर, एक तो रिकवरी क्यों आई, और एक और कितना सस्टेनेबल है ये? नहीं, मेरे हिसाब से अगर रिकवरी आई है तो इसको वो कर लेना चाहिए, शॉर्टर टर्म गेन मिल रहा है और काफी सारे इश्यूज है जो वापस से लो भी बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एकदम ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसको बुक कर लीजिए। मेरे हिसाब से इतना अट्रैक्टिव भाव नहीं है कि जिस हिसाब से अपन इसको होल्ड कर सकते हैं। वापस से डिप मिलता है तो उसका वेट करिए। एक बार का प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से इस लेवल पे किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जिनका भी पैसा बन रहा है लेके निकल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है वीएलए मैम, जरा आप एक आईपीओ आज खुला है सेडामेक मेकाट्रॉनिक्स, कल परसों भी आपसे बात हुई थी, आपने शायद बोला था कि अभी मैंने पढ़ा नहीं। अगर आपने अभी तक पढ़ लिया हो तो जरा इसके बारे में बताइए। क्या खरीदना चाहिए इसको, इसमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि फ्रेश इशू नहीं है, पूरा ओएफएस का ही है इसमें हिस्सा। एक सेकेंड प्लीज, जस्ट एक ही मिनट में आपको चाहूंगी। एक्चुअली मैंने बोला तो था कि मैं देखूंगी, बट मैं उसको डिटेल में तब भी नहीं देख पाई। बट स्टिल क्योंकि ये पूरा का पूरा मतलब ये जो पूरा आईपीओ साइज बड़ा है, पहले तो 1000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ हो गया ये चीज समझना है। और जो प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड भी इसका बड़ा ही है, मतलब वैल्यूएशन, प्राइस साइज और मार्केट कंडीशन, इन सबको एक साथ जब आप देखेंगे तो सिंपल वर्ड में अवॉइड लिस्ट में रख सकते हैं, अगर आप सिर्फ 10% से ज्यादा की प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, या फिर आप 5% से ज्यादा का नुकसान नहीं देख सकते। तो सिंपल नोट पर सिर्फ इतना ही मैं इसके फिलहाल इसके बारे में बोल सकती हूँ। तो बाकी रही बात बिजनेस, तो ठीक है, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत कंपनी है, डिटेल में मैं नहीं गई हूँ अभी भी, बट ऊपर ऊपर से तो मैं आपको फिलहाल यही बता सकती हूँ। तो मैं डिटेल में जाना मेरा इसका बाकी है, मोस्ट प्रोबेबली मैं फ्राइडे पर डेफिनेटली इस पर बात करूंगी। आखिरी सवाल आपसे महेश सर, ये एक लिस्टिंग कल भी होनी है, ओमनीटेक इंजीनियरिंग, ये 227 रुपए का इशू प्राइस है, 583 करोड़ रुपए की इन्होंने रकम रेज की है, जिसमें फ्रेश इशू भी था, ओएफएस का पार्ट भी था। ग्रे मार्केट मान के चल रहा है 227 वाला 217 रुपए पर लिस्ट होगा। सर ज्यादा कुछ अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला नहीं था, केवल क्यूआईबीस ने इसको कैसे तैसे बेल आउट कर दिया, 3 गुना के आसपास उनका कैटेगरी भरी थी। एनआईए और रिटेल पूरा नहीं भरा था, 1.14 टाइम्स का ही सब्सक्रिप्शन आया इसमें। सर कैसी लिस्टिंग हो सकती है और क्या करना चाहिए लिस्टिंग पर? देखिए, लिस्टिंग के हिसाब से अभी फिलहाल मार्केट वीक है, तो लिस्टिंग में भी हो सकता है कि शायद डिस्काउंट में लिस्टिंग हो जाए, बट ये कंपनी कहीं ना कहीं ठीक है। मुझे लगता है कि अगर मीडियम से लॉन्गर टर्म रखेंगे तो ये इश्यू भाव से ऊपर ही आराम से दिखा सकता है। थोड़ा व्यू आपको लंबा रखना पड़ेगा, तो इश्यू साइज छोटा है। और मेरे हिसाब से लिस्टिंग एक बार का अभी सारे आईपीओ में वैसे ही ट्रेंड बना हुआ, तो अमूमन यहाँ पे भी अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होती है तो एक बार सेटल होने के बाद में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका महेश सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है सर, कोई डिस्क्लेमर उनमें? नहीं, जो भी स्टॉक्स में बात हुई है हम कंपनी के क्लाइंट के साथ में शेयर किए हुए हो सकते हैं, पर्सनल कोई होल्डिंग रहता नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड विश यू वेरी हैप्पी होली वंस अगेन। थैंक यू आज के दिन भी अपना समय देने के लिए। चलिए वीएलए मैम, आपका कोई राय ओमनीटेक पर? ओमनीटेक आईपीओ के दिन निकल जाइएगा, क्योंकि ओएम में ज्यादा ये कंपनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए वैसे मेरी लिस्ट में सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने मना ही किया था आपको, बट स्टिल अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है और लिस्टिंग आपको जो भी लिस्टिंग डे पर मिले रेस्पेक्ट करना और ज्यादा लॉस नहीं लेना। 10% का थंब रूल बनाइए, आप हमेशा खुश रहेंगे उस बात से। और अगर आपको प्रीमियम लिस्टिंग मिल रही है देन बुक इट, और अगर आप आईपीओ के दिन नहीं निकले देन यू आर एन इन्वेस्टर, क्योंकि उसके बाद फिर आपको उसको कम से कम 6 महीने पकड़ के रहना पड़ेगा ताकि आपको अच्छा एक प्रॉफिट 20-30% का प्रॉफिट दिख जाए। सो सिंपल, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए प्लान किया तो एग्जिट डे आपका आईपीओ ही होना चाहिए, क्लोजिंग बेस ही चाहे, लेकिन उस दिन निकलिएगा। बट अगर आप उस दिन नहीं निकले तो 3 से 6 महीने का व्यू बनाइए, इसमें 25-30% की पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी मार्केट में, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट बाय दैट टाइम संभलना शुरू होंगे। और अगर बिजनेस में दम है, जो कि है, तो वो धीरे धीरे उठ के चलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी क्लियर व्यू जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैम आपसे, फिर मैं शो को वाइंड अप करता हूँ। आई थिंक वैसे आपने एड्रेस कर भी दिया है इसको, ये सुपर चैट के जरिए हमें सवाल मिला है मैम।
ये सोनाली अर्जुन जी का सवाल है। वही वाला सवाल है मैम, आप ही के कहने पे इन्होंने वो 60,000 की जो स्ट्राइक वाला पुट था ना, वो लिया, 880 रुपए का लिया इन्होंने। आई थिंक इन्होंने, अगर शायद हो सकता है अगर हमारे साथ हैं तो सुन भी लिया होगा। आपको एक बार फिर एक बार इनके लिए बता दीजिए। टारगेट आपने 1800 रुपए का दिया था, ये परसों वाला ही आई थिंक जो मैं आपको कह रहा था ना, ये वही वाला इन्होंने लिया हुआ। तो पूछ रही हैं कि क्या रुकें या फिर निकलें। मैम की तरफ से जो रिकमेंडेशन आई थी उसके बेसिस पर क्या करना चाहिए अभी? बुक कर लीजिए दोबारा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स पहले ऊपर जाएंगे फिर गिरेंगे, तो आपको प्रॉफिट मिला है उसको बुक कर लो दोबारा। हम भी कहीं नहीं जा रहे, आप भी कहीं नहीं जा रहे, और मार्केट भी नीचे ही जाने वाली है ऊपर जाके थोड़े समय के लिए। तो दोबारा ट्रेड की पॉसिबिलिटीज ढूंढ ली जाएंगी। प्लीज बुक योर प्रॉफिट। दोबारा कोई पॉसिबिलिटीज बनेगी तो उसको एनकैश करेंगे। आज कुछ के कुछ तुरंत मत खरीदिएगा। इंडिया विक्स को चेक करो, 20% 20 पर जा चुका है। जब 13 पे था मैं बोल भी रही थी कि इंडिया विक्स अभी बहुत जल्दी फटने वाला है ऊपर की तरफ, और ये दिखा रहा है, हुआ भी। तो अभी आपके प्रीमियम बहुत महंगे हैं, उस महंगे को भुनाओ, पैसा लो उसमें से, और तुरंत दूसरा कुछ मत खरीदो, वरना जो आया उससे ज्यादा प्रीमियम अभी पे कर रहे हैं, राइट। तो फिलहाल प्रॉफिट बुक है, नथिंग एल्स। चलिए ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका। आज त्योहार का दिन है, उस दिन भी अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर चर्चा हुई, बातचीत हुई है या आपने रेकमेंड किए हैं, उनमें कोई डिस्क्लेमर? यस, हमारे मेंबर्स के पास जरूर ये पोजीशंस हो सकती है। जो भी लोग हमारे फैमिली मेंबर्स के पास भी ये पोजीशंस हो सकती है, बट इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो वैसे तो आज नाम मुझसे पूछा नहीं गया, लेकिन स्टॉक के नाम आए थे, जैसे कि पारस का नाम आया है, दैट्स देयर। बाकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज सच नहीं है, क्योंकि उतनी क्वांटिटी नहीं है। और अगर कोई स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में डिस्कस स्टॉक्स में से कुछ नहीं है सिवाय पारस के, जो इन बिटवीन द शो नाम आया है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यस, देयर इज वन दीपक नाइट्राइट आल्सो। तो बाकी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, समझते हुए ही काम करिए। आपदा में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, यानी आपदा में अवसर हमेशा आते हैं। बस एक ही चीज आपको देखनी है, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, उसको करने की कोशिश करो। दूसरों की गलती से भी सीखे तो चलेगा, बट अपनी ही करनी है तो छोटी छोटी करना। थैंक यू सो मच। ठीक है, वैसे आपने कहा भी था ट्रेडिंग के लिए भी आपने स्टॉक्स बताए थे, ऑल इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मैनकाइंड फार्मा बताए थे आपने, और भी बचे हैं क्या कोई? लिस्ट तो मतलब एक्चुअली आई वाज वेल प्रिपेयर्ड कि अगर निफ्टी 24,300 आएगा तो कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अस 15 स्टॉक्स लिस्ट। तो मेरे पास में 15 स्टॉक्स की लिस्ट है। मतलब इट्स लाइक अ डिप में, और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो और भी डिप में हैं और उनको खरीदा जा सकता है, जिसमें डिफेंसिव नेचर भी हो, ग्रोथ भी हो, एंड ओवरलैपिंग, या फिर एक अच्छा खासा मॉडल पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की थी। तो अगर समय है तो मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, आप नाम ले लीजिए, लोगों के काम आ जाएंगे, अदरवाइज मंडे कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फ्राइडे को भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप मुझे लिस्ट भेज दीजिए। इन बिटवीन मैं अगर हो सके तो शेयर कर ही देता हूँ लोगों के साथ। हालांकि आपने ये भी कहा है कि थोड़ी और डाउनसाइड निफ्टी में बाकी है, क्योंकि 24,200 तो आपने बिना वॉर के ही कहा था। तो आप लिस्ट भेज दीजिए, मैं शो वाइंड अप करते करते वो नाम दर्शकों के सामने पढ़ देता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू वेरी गुड डे, और आपको, आपके परिवार को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी, आपके परिवार को, और पूरे मनी 9 की फैमिली को भी। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ। उसमें से पहला नाम तो मैनकाइंड फार्मा का है, जो मुझे मिल गई है, वीएलए मैम ने भेज दी है। 15 स्टॉक्स हैं मैनकाइंड फार्मा, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मैनकाइंड फार्मा, नैटको फार्मा, टीआई इंडिया यानी कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, तेजस नेटवर्क, शारदा एनर्जी, सेंट्रल बैंक, पेट्रोनेट एलएनजी, फोर्टिस हेल्थ केयर, एनटीपीसी, थर्मैक्स। ये 10 हो गए। और अगले 5 नाम है वाटेक वबाद, किर्लोस्कर ब्रदर्स, आईजीएल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, पीजीईएल, और 15वां नाम है एनएमडीसी का। ये 15 नाम है, जो कि 24,300, 24,200 अगर आता तो कौन से स्टॉक्स फिर आपको खरीदारी करनी या फिर पोर्टफोलियो बनाना है आपको, तो इन 15 स्टॉक्स को आप कंसीडर करके चल सकते हैं। चलिए, दिवाली होली की एक बार फिर से आपको सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, आप हैं हमारे साथ, मुझे लगा शायद आप तो चली गई। तो मैंने 15 नाम पढ़ दिए हैं जो आपने पूरा पोर्टफोलियो बताया है। तो जो भी मैम के कहने पे लेना चाहे तो इन स्टॉक्स को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, शुभकामनाएं। एक बार फिर से विदा ले रहा हूँ आपसे। नमस्कार। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।